हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बिजनौर वेरिएंट स्टेशन में। हम यहाँ पर क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V = IR। उसमें V और I के बीच में एक रिलेशन बनता है, R = V/I। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम एक VI करेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाएंगे। VI करेक्टरिस्टिक ग्राफ हम बनाने वाले हैं यहाँ पे, और उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि आखिर वो ग्राफ किस किस फैक्टर पे डिपेंड रहने वाला है, क्या क्या उससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला लेक्चर, जिसमें हम VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राफ निकालेंगे। बच्चों, हमें VI करेक्टरिस्टिक ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें, आप सब जानते हैं क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक एक्सिस बनानी है, जो आप सभी जानते हैं, और उस पर हमें ग्राफ प्लॉट करना है। वैल्यूज़ मैं अपने तरफ से ही लूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक्सिस बना देते हैं। बच्चों, ये हमेशा याद रखिए कि वाई एक्सिस पे हमेशा हमारा V आएगा और एक्स एक्सिस पे हमारा हमेशा I का आएगा। ठीक है ना। I फॉर करंट, V फॉर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी आप इसे कह सकते हैं। फॉर्मूला हम जानते थे, V = IR, तो R = V/I। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया, इसे हम O पॉइंट मान लिया। हम पहली वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और सेकंड लेते हैं हम 2 4 6 8 10। बच्चों, इसका मतलब हमने इसको इस तरीके से लेने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारी वोल्टेज भी इंक्रीज होगी। यानी वोल्टेज ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा, या करंट ज़्यादा तो वोल्टेज भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम देखें, अगर हम 1 एम्पियर का करंट दे रहे हैं तो वोल्टेज 2 एम्पियर की है, ठीक है ना। ऐसी अगर 4 वोल्ट की बैटरी है तो करंट वो कितना जनरेट कर रही है, 2 एम्पियर का जनरेट कर रही है। ये मैं इस ग्राफ की हेल्प से आपको बता रहा हूँ, जो मैंने वैल्यूज ली है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 वोल्ट की बैटरी 2 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करे, ठीक है ना। ये भी ग्राफ की हेल्प से हम समझ रहे हैं। अगर 3 वोल्ट की बैटरी है वो, तो करंट कितना दे रही है, हमारे पास 3 एम्पियर का करंट वो जनरेट कर रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हुआ वोल्टेज, या रिलेशन आप देख सकते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है ना। ऐसी अगर हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी है तो 5 एम्पियर का करंट जनरेट होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा वोल्टेज, ठीक है ना। तो वोल्टेज ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा। तो आप अगर ये पॉइंट देख रहे हो, ये वाले जो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, इन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, ठीक है ना। यानी VI करेक्टरिस्टिक्स का जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओरिजिन से आउट, तो एक स्ट्रेट लाइन का वो बनेगा ग्राफ, ठीक। अब बात आती है कि ये ग्राफ तो हमने बना दिया, तो अगर आप देखें इस पर कुछ टिल्ट है, आप देख रहे होंगे कि इसका कुछ स्लोप बन रहा है। स्लोप आप जानते हैं, आपने अगर 10th में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन, तो आप स्लोप जानते हैं। स्लोप हमारे पास क्या होता है, tan थीटा होता है हमारे पास स्लोप, ठीक है ना। स्लोप ऑफ किसी भी चीज़ का अगर आप स्लोप निकालें तो हम tan थीटा से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। उसे हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप देखें इस पॉइंट से अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहें तो कुछ इस तरीके का, अगर हम इसको डॉटेड लाइन से करें तो ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, ये क्या होगा, इस ग्राफ के लिए इसका स्लोप होगा।
हर एक पॉइंट पे इसका थीटा सेम रहने वाला है, ये आप सब जानते हैं। यहाँ पे भी अगर आप इसका थीटा चेक करेंगे यानी स्लोप इसका चेक करेंगे तो वही रहना है, क्योंकि टिल्ट इसका एक है, कोई वेरिएशन इसके टिल्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका हमेशा क्या रहेगा, स्लोप सेम रहेगा। तो स्लोप हम जानते हैं, स्लोप हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है हमारे पास tan थीटा। स्लोप क्या होता है हमारे पास, tan थीटा। तो अगर आप देखें tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये वाली जो साइड हो गई ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हमारे पास क्या हो गई इसकी परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जिस साइड के अलोंग थीटा बन रहा है वो बेस, और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर हम देखें कि tan थीटा हमारे पास क्या होगा, यहां से tan थीटा हमारे पास जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आप सब जानते हैं tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर आप देखें परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो इस लेंथ को हम कैसे फाइंड करें, इस लेंथ को हम कैसे फाइंड करो। मान लो ये ट्रायंगल हमारे पास बना ABC, ठीक है ना। तो ये AB लेंथ हम कैसे फाइंड करें, क्योंकि यहां से भी ये पूरा अगर पूरा ज्वाइन होता नीचे से तो हम निकाल सकते, लेकिन ये ज्वाइन से भी ऊपर है, तो हम इस AB लेंथ को कैसे निकालेंगे। तो AB लेंथ को निकालने के लिए हम सब जानते हैं क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल हम करते थे। तो जो tan थीटा हमारे पास निकल के आएगा, यानी स्लोप जो हमारे पास निकल के आएगा उसमें P की वैल्यू क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल तो 10 है हमारे पास और माइनस इनिशियल हमारे पास 2 है, ठीक। ऐसी बेस के लिए देखेंगे, बेस हमारे पास ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी 5 माइनस 1। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये 8/4 विच इज इक्वल टू 2। तो tan थीटा इक्वल टू 2, स्लोप आया 2। अच्छा, ये स्लोप आया 2, तो आप बच्चे ये बताएं कि ये 2 है क्या, ये 2 है क्या। तो बच्चों अगर आप देखें थोड़ा सा ध्यान से, ये हमारे पास जो होता है, ये जो रिजल्ट हमारे पास निकलता है किसी भी VI कर्व का, अगर हम ग्राफ निकालें, ग्राफ निकालने के बाद, ग्राफ बनाने के बाद अगर उसका स्लोप निकालें तो वो जो हमें रिजल्ट देता है वो हमारे पास होता है रेजिस्टेंस। यानी अगर हम किसी भी ग्राफ जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बन रहा है उसका अगर स्लोप निकालें, उस ग्राफ का अगर स्लोप निकालें तो हमेशा क्या देगा, रेजिस्टेंस हमें देगा। यानी जो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट निकल के आया, ये हमारे पास क्या निकल के आया, 2 ओम रेजिस्टेंस निकल के आया। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो बच्चों, अगर आपको याद है ओम्स लॉ हमने पढ़ा था V इक्वल टू IR, ठीक है ना। तो V इक्वल टू IR और R अगर हम देखें तो यहां से क्या निकल के आता है, V अपॉन I। ये आप सब लोग फॉर्मूला जानते हैं, लेक्चर के फर्स्ट में मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर आप देखें जब हमने स्लोप निकालना शुरू किया उस समय हमने tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B लिखा, ठीक है ना। तो P हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर। जब हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली तो हमने किससे डील किया, परपेंडिकुलर से डील किया। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली तो परपेंडिकुलर वाली वैल्यू से डील किया हमने। परपेंडिकुलर वैल्यू किस पे है, Y एक्सिस पे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर वाली वैल्यू किस पे है, P अपॉन B जो है परपेंडिकुलर वाली वैल्यू किस पे है, Y पे, ठीक है ना। और बेस वाली वैल्यू किस पे है, X एक्सिस पे, ठीक। उसके बाद देखें जो परपेंडिकुलर है उस पे हमने क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर पे हमने रखा हुआ है भाई वोल्टेज। Y एक्सिस पे क्या लिखा गया है, वोल्टेज, इसी से डील किया था हमने। और X एक्सिस पे हमारे पास क्या रखा गया है, करंट विच इज I, ठीक है ना। और इसने हमें क्या दिया, कुछ वैल्यू दी। तो V अपॉन I हमारे पास क्या होता है, V अपॉन I हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस R, ठीक है ना। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला
कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देख रहे हैं, या वी आई कर्व हमें क्या देता है, वी आई कर्व, स्लोप ऑफ वी आई कर्व, ये ध्यान रखें, स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स रेजिस्टेंस, गिव्स रेजिस्टेंस। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वी आई कर्व का अगर हम स्लोप निकालें तो हमेशा ऑलवेज हमें रेजिस्टेंस गिव करता है, यानी हमेशा हमें रेजिस्टेंस हो देता है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर था इसमें हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा अभी। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। इसको रब करके फिर बोर्ड पे हम लिखते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक, जो हमारे पास क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। बच्चों फैक्टर क्या होता है और इफेक्टिंग रेजिस्टेंस का मीनिंग यहाँ पे क्या है? बच्चों इसका मीनिंग ये है कि रेजिस्टेंस जो हमारा है, जो हमने लेक्चर में कवर कर लिया है रेजिस्टेंस, एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं। रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन है, किसके रास्ते में? चार्ज इलेक्ट्रॉन के रास्ते में। किसके द्वारा? किसी एटम के द्वारा, जो उस मटेरियल के अंदर एटम है जहाँ वो फ्लो हो रहा है उसके द्वारा, यानी अपोजिशन ऑफर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ द एटम। ये हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक, तो रेजिस्टेंस जो हमारा है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है, यानी जो वेरिएशन आएगा रेजिस्टेंस में की वैल्यू में, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू में वेरिएशन आएगा वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करने के बाद आएगा। तो यही हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी की हेल्प की बात पे अगर देखा जाए, या एनसीईआरटी बुक की हेल्प से देखा जाए, तो एनसीईआरटी में 10th क्लास तक जो स्टैंडर्ड है उसमें फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को 4 तरीके से करते हैं। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने 4 फैक्टर ही बताए गए। लेकिन अगर आप बड़ी क्लास में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वहाँ पे फैक्टर बढ़ जाते हैं कि और अनदर फैक्टर आ जाते हैं। लेकिन हम एनसीईआरटी तक ही रहेंगे क्योंकि हम क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर दिए गए हैं, ये हमारे पास 4 फैक्टर दिए गए हैं। फर्स्ट, फोर्थ। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या आता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल। बच्चों जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो लेंथ भी ज्यादा होगी, यानी लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, और लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे एरिया घटता चला जाएगा, ये आप सब जानते हैं। ठीक है ना, तो लेंथ के रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा लेंथ हम लेंगे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। और करंट का जो फ्लो है या करंट का जो लॉस है वो ज़्यादा होगा लेंथ में, मेनली डीसी करंट में, क्योंकि एसी करंट में तो लॉस ऑफ करंट बहुत कम रहता है, होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल है, लेंथ कितनी भी ले लो। लेकिन डीसी करंट अगर हम कहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, डायरेक्ट करंट, तो वहाँ पे अगर लेंथ वायर की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी हुई या बड़ी हुई लेंथ, तो वहाँ पे हमारा पास क्या होगा? रेजिस्टेंस इफेक्ट करेगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी ज़्यादा लेंथ तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, कम लेंथ तो रेजिस्टेंस भी कम। ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चों? क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरा क्या होता है बच्चों? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। बच्चों अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है बच्चों, एक बार सही से लिख लेते हैं इसको साफ साफ तरीके से। क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों ये कुछ नहीं है, एरिया पे ही डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया।
आपने बायोलॉजी में ही पढ़ा होगा, जब आप किसी का क्रॉस सेक्शन करते हैं तो उसको काटते हैं बीच से। जैसे ये जो मार्कर मेरे पास है, ये क्या है, इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। लेकिन अगर हम इसको देखें, इधर से देखें, तो ये क्या है, इसकी मोटाई है, इसकी थिकनेस है, कितना मोटा है, ये इसका एरिया है। और अगर हम देखें इधर से तो ये क्या दिख रहा है, सर्किल फॉर्म में दिख रहा है, यानी ये एक सिलेंडर है। कोई भी वायर अगर आप देखें वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, वो क्या होगा, सिलेंडर के ही शेप में होगा, लेकिन वायर लंबी होगी। तो एरिया अगर ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उस वायर में, उसको फ्लो होने में क्या होगी, आसानी होगी। यानी एरिया ज़्यादा तो उसको ज़्यादा फ्लो होने के लिए ज़्यादा वो मिलेगा ना रास्ता। अब भाई एरिया ज़्यादा है तो अगर मान लो एक पतली सी गली है और वहाँ 100-200 लोग एक साथ रहें तो निकलने में सबको दिक्कत होगी। लेकिन एक बड़ा मैदान टाइप का है और वहाँ 1000-2000 से ज़्यादा भी अगर लोग घूम रहे हैं तो उनको दिक्कत घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम इसी की तरह है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उस वायर में, उनको फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वह आसानी से फ्लो करेंगे। यानी एरिया अगर ज़्यादा है तो फ्लो होने में क्या होगी, आसानी होगी। तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसा रिजल्ट में देखा गया है, जब इसका रिजल्ट किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो रिजल्ट में ये देखा गया कि लेंथ के तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है, लेकिन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लो होने में दिक्कत नहीं होगी, उनको आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो अगर इन दोनों क्वांटिटी को अगर क्लब कर दिया जाए, इन दोनों क्वांटिटी को अगर एक साथ लिखें तो ये क्या बनेगा, R प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, अब आधा फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया है रेजिस्टेंस का। ये फॉर्मूला जो बनेगा ये रेजिस्टेंस का अपनी प्रॉपर्टी के हेल्प से बना हुआ फॉर्मूला होगा, जो इसको प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है ना। तीसरी बात आती है हमारे पास मटेरियल ऑफ द वायर या मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कुछ भी ले सकते हैं। मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, मटेरियल एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की। अगर मटेरियल हम ऐसा ले रहे हो तो क्या फायदा, मान लो आप वुड ले रहे हो, प्लास्टिक ले रहे हो या क्लॉथ ले रहे हो, तो उसमें करंट तो फ्लो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या फायदा फिर उसका। जैसे ये मार्कर ही है, इसकी लेंथ इतनी लंबी है, लेंथ इतना है, एरिया इसका इतना है। जैसे मान लो ये दूसरा ब्लू मार्कर है, इसका एरिया इतना ज़्यादा है, लेंथ इसकी इतनी है, तो इस लेंथ और एरिया का क्या फ़ायदा जब इसमें करंट ही फ्लो ना हो। समझ रहे हो। तो करंट ही जब इसमें फ्लो नहीं होगा, यानी मटेरियल पे डिपेंड करते हैं करंट फ्लो होना। यानी मटेरियल अगर अच्छा है, जैसे कॉपर है बहुत अच्छा है, आयरन है अच्छा है, और कुछ हो गया, स्टील हो गया ठीक है ना, जिंक हो गया ठीक ठाक है। इसी तरीके से जो कंडक्टर की वैल्यू है, यानी जो ये मटेरियल है, अगर हम मटेरियल ही सही ले रहे हैं, मटेरियल ही खराब ले रहे हो, तो रेजिस्टेंस तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, उसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। तो मटेरियल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल क्या है, क्या हम मटेरियल ले रहे हैं, किस तरीके से उसमें फ्लो होगा। ठीक है ना। बेसिकली मटेरियल 3 तरीके के होते हैं करंट के हिसाब से, कंडक्टर के हिसाब से, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है ना। कंडक्टर में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है, सेमी कंडक्टर में थोड़ा होता है। कंडक्टर के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री है इसलिए ज़्यादा करंट फ्लो कराता है, सेमी कंडक्टर के पास थोड़ा इलेक्ट्रॉन है इसलिए कम इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराता है। और इंसुलेटर के पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, गिने चुने बहुत ही कम, मानो 1-2 होंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप कमेंट में बताना कि अच्छा, जो मटेरियल ऑफ द वायर है इसको हम डिनोट करते हैं रो से, इसे हम डिनोट करते हैं रो, RHO, रो। ठीक है।
ये सिम्बलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन है मटेरियल ऑफ द वायर का, कि क्या मटेरियल है, उसको हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, उसे हम रो से डिनोट करते हैं। और इस रो को ही हम कहते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या है? करंट को अपोज करने का काम करती है। अब देखो, जैसे हमने लिया मार्कर, हम इसको पीछे से वायर से, बैटरी से जोड़ दें, तो क्या ये जो हमारे पास मार्कर है, ये चाह अपने मन में ये सोच रहा होगा, या क्या ये चाह नहीं रहा है कि मेरे अंदर करंट फ्लो हो? लेकिन फ्लो क्यों नहीं हो रहा है? रजिस्टिविटी के कारण, क्योंकि मटेरियल की क्वालिटी ही इस तरीके की है, या उसकी प्रॉपर्टी इस तरीके की है, वो करंट को फ्लो ही नहीं करा सकता। अब कंडक्टर है, कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ेंगे, तो कंडक्टर तो ये सोच रहा होगा कि मेरे अंदर से ही क्यों जा रहा है करंट, इंसुलेटर के अंदर से क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वैसी है, यानी उसकी रजिस्टिविटी ही ऐसी है। तो आप कमेंट में बताना कि कंडक्टर की रजिस्टिविटी ज़्यादा या इंसुलेटर की रजिस्टिविटी ज़्यादा। आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना, कि कंडक्टर की रजिस्टिविटी ज़्यादा है या इंसुलेटर की रजिस्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना। जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। रजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, रजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, यानी रेजिस्टेंस के ये मटेरियल ऑफ द वायर प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। अभी देखेंगे। तो अगर हम इस फॉर्मूले को क्लब करें, यानी प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, तो आर जो हमारे पास क्या निकल के आएगा, आर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आता है, तो वो इस रो से बढ़िया कांस्टेंट नहीं हो सकता, यानी इस मटेरियल ऑफ द वायर से वो बढ़िया कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब ये हमारे पास पूरा रिजल्ट आ गया, ये इसका फाइनल रिजल्ट है, ये इसका फाइनल फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। ये रेजिस्टेंस का अपना फॉर्मूला है जो इसकी अंदर की प्रॉपर्टी से आया था। बाकी जो पीछे के फॉर्मूले थे, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V अपॉन आई, ये सब क्या थे? डिराइव्ड फॉर्मूले थे। लेकिन ये प्रॉपर्टी के बेस पे बना हुआ फॉर्मूला है, R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है ना। चलिए, रजिस्टिविटी जो होती है, एक बार और बता दूं थोड़ा सा। रजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, ये आप सब जानते हैं। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? R इंटू ए अपॉन एल। रजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर। बाकी आप इससे बना सकते हैं, ठीक है ना। देखें कैसे बनेगी। रजिस्टिविटी क्या हो गई, रेजिस्टेंस क्या हो गया ओम, एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ क्या है मीटर, तो ये कटेगा तो ओम मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो रो क्या हो गया हमारे पास? मटेरियल ऑफ द वायर हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट जो हमारे पास क्या होती है प्रॉपर्टी, वो होती है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। बच्चों, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप पानी गर्म करते हैं, पानी थोड़ी देर बाद खौलने लग जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके सभी पार्टिकल अब आराम अपने एक स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुके हैं, इसलिए वो खौलने लग जाते हैं, ठीक है ना। ऐसी कंडक्टर के साथ भी है। आप इसको हीट करेंगे, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स मूव हैं, पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। अगर मूवमेंट करेंगे तो भगदड़ ज़्यादा। मान लो आप किसी वो उसमें रास्ते से जा रहे हैं, लोग वहाँ भाग रहे हैं, ठीक है ना, लोग वहाँ भगदड़ हो रही है, लड़ाई हो रही है किसी गुट में, वहाँ से आपको जाना है, तो आपको निकलने में क्या होगी? कठिनाई होगी। सेम उसी तरीके से अगर किसी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो मूव हैं, जो शांत बैठे हैं, वो क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट करेंगे तो करंट को फ्लो होने में दिक्कत होगा, करंट को, चार्ज को फ्लो होने में दिक्कत होगा। कोई वो चार्ज कभी इस पे टकराएगा, कभी इस पे टकराएगा, यानी उसका फ्लो कम हो जाएगा। दैट मीन्स टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ चार्ज घट जाएगा, यानी करंट घट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए टेम्परेचर भी क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है इसका, ठीक है ना। वो आप बड़ी क्लास में अभी समझेंगे किस तरीके से डिपेंड करता है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है।
तो ये हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस के बारे में कुछ टॉपिक्स थे, ठीक है ना। चलिए अब एक बार मैं इसको पूरा कंक्लूड करके आपके लिए लेके आता हूँ। इसमें डिफरेंस एक बार देख ले सभी पे, ठीक है ना, उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। चलिए अब हम इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लें। रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन। रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन है हमारा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? अपोजिशन ऑफर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ द एटम। ये तो जो ये रेजिस्टेंस है, ये तो वो अपोजिशन है जो पार्टिकल, किसी जो एटम जिसमें फ्लो हो रहा है उसके पार्टिकल द्वारा जो अपोज किया जा रहा है, ये तो वो है, ठीक है ना। अपोजिशन ऑफर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ द एटम। एटम के द्वारा जो पार्टिकल है उसके द्वारा जो अपोजिशन किया जा रहा है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी तो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी अभी पढ़ा हमने, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक। विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। अभी पढ़ा हमने कि रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, ठीक है ना। जैसे इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसमें करंट फ्लो ही नहीं होता क्योंकि वो फ्लो होने नहीं देता है। तो रेजिस्टिविटी तो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हुई ना, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल चेंज तो रेजिस्टिविटी भी चेंज, ठीक है ना। लेकिन रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है, ये केवल रेजिस्टेंस क्या है? एटम जो है उसके पार्टिकल के द्वारा जो अपोजिशन ऑफर्ड किया जा रहा है करंट पे, वो हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं और यूनिट, ऐसा यूनिट इसकी क्या है? ओम। ऐसा यूनिट क्या होगा इसकी? ओम। OHM, ओम, ठीक। लेकिन इसको तो हम रो से डिनोट करते हैं, रो, ठीक है। और ऐसा यूनिट इसकी क्या हो गई? ओम मीटर। ओम मीटर, ऐसा यूनिट इसकी ओम मीटर हो गई। तीसरी क्या है? जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस तो खुद रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। अभी फॉर्मूला देखा ना आपने, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन resistivity, या it depend on resistivity. Resistance depend upon the resistivity itself. Resistivity itself, ये तो खुद रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में तो खुद रेजिस्टिविटी आ रहा है। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन है इनके बीच में कि रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा। लेकिन ये क्या है? ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। मटेरियल पे डिपेंड करेगी हम मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं। तो अगर मटेरियल अगर हम हीट भी करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मटेरियल का, तो उसी के हिसाब से तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। तो ये तो क्या हो गया? टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक। ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई, साथ में
मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी भी हो गई, वो लिख रखा है ऊपर इसलिए दोबारा मैंने लिखा नहीं नीचे, ठीक है ना। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है कि कौन किस तरीके पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में तो खुद रेजिस्टिविटी आता है, तो रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी की, तो दोनों आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है ना। लेकिन ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर मटेरियल का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने एक तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राफ पढ़ा कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक का अगर हम स्लोप निकालें तो हमेशा ऑलवेज हमें रेजिस्टेंस ही गिव करेगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड कराएगा। और साथ में हमने फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फॉर्मूला निकाला, इसका इटसेल्फ फॉर्मूला निकाला उसकी प्रॉपर्टी के हेल्प से, R इक्वल टू रो एल बाई ए। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस से रिलेटेड किस तरीके से वेरी करता है सभी चीज़, ठीक। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन हम और करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड, और फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पे हम बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट क्या है, ठीक। उसके बाद पावर है, उसके बाद ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे भी बात कर सकते हैं, या फिर हम 12th सेशन में भी जा सकते हैं, तो देखेंगे किस हिसाब से, ठीक है ना। तो मिलते हैं मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।